नमस्कार दोस्तों, रूबरू के एक और अंक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि रूबरू के अंदर हम ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से, कठिनाइयों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन में कोई खास मकाम हासिल किया। इसी कड़ी के अंदर जिस शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो है एडवोकेट राकेश वधवा। वधवा जी, आपका स्टूडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एडवोकेट राकेश वधवा जी का जन्म कैथल के ही एक छोटे से गांव सीवन में हुआ और उनकी सारी की सारी स्कूलिंग सीवन से हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आरकेएसडी कॉलेज कैथल से कॉमर्स में की और पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से कॉमर्स में ही की। इसके अलावा एडवोकेट राकेश वधवा जी ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ भी किया। तो राकेश जी, जब आपके जीवन की शुरुआत हुई तो उस समय आपकी फैमिली का माहौल क्या ऐसा था कि उसमें आप पढ़ाई कर सकें या एजुकेशन के लिए उतना सपोर्टिव था? देखिए, गांव में जो माहौल होता है शिक्षा के लिए वो कभी भी सपोर्टिव नहीं होता। मेरे पास जो थे वो सपने थे, बाकी सब चीज़ों की कमी थी। लेकिन जब आपके सपने बड़े होते हैं तो सुविधाएं अपने आप आना शुरू हो जाती है और सुविधा ना भी हो तो आप उसकी कमी में भी अपने आप को आगे ले जाते हैं। पारिवारिक माहौल जो था उसमें शिक्षा की भी कमी थी, रिसोर्सेज की, सुविधाओं की भी कमी थी, लेकिन एक सपने थे, इच्छाएं थी आगे बढ़ने की, जिन्होंने हमेशा मुझे आगे पुशअप किया। आपकी जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। पिताजी एक शॉपकीपर हैं, हम 3 भाई और एक बहन हैं और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। और आर्थिक साधनों का हमेशा से ही अभाव रहा है, लेकिन जो हमें सपने मिले या जो हमें शिक्षा का शौक था उसकी वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। परिवार में शिक्षा का अभाव पहले से ही था, लेकिन हमें शिक्षा का शौक था। पिताजी से परमिशन लेते थे और उन्होंने हमें शुरू में 8वीं कक्षा तक अलाउ किया। 8वीं कक्षा में हमें स्कॉलरशिप मिली, अच्छे मार्क्स आए, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सुविधा मिली, तो हमने 10th तक कोशिश की, घर से परमिशन ली और साथ साथ हम कुछ एडहॉक जॉब भी करते रहते थे जिससे आजीविका का साधन परिवार के लिए भी बन सके। तो पिताजी का ध्यान जो था वो आजीविका की तरफ था और हमारा जो शौक था स्टडी का था, दोनों को बैलेंस करते हुए हम करते रहे। और कुछ उसमें एपिसोड ऐसे हैं जिसमें हमने कुछ टाइम के लिए दिवाली के मौके पर जैसे पोस्टर्स बेचना या इवनिंग में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना, तो इस तरह से एडहॉक जॉब करके हम अपनी आजीविका भी कमाते थे और अपनी शिक्षा को भी चलाते थे। 10वीं में फिर स्कॉलरशिप मिली तो 12वीं तक शिक्षा की सुविधा मिल गई, क्योंकि गांव में 12वीं तक का स्कूल था। 12वीं में फिर स्कॉलरशिप मिली, पिताजी से परमिशन ली कॉलेज के लिए, तो बहुत मुश्किल था लेकिन परमिशन मिल गई। और इसी तरह से ये सिलसिला यूँ चलता रहा और हम शिक्षा को आगे बढ़ाते गए। राकेश जी, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? मेरी जिंदगी में प्रेरणा के पहले स्रोत हैं मेरे पिताजी, जिन्होंने हमेशा मुझे चैलेंज दिया, मैंने एक्सेप्ट किया और प्रूव किया कि मैं सही रास्ते पे हूँ, सही कर रहा हूँ। दूसरे मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं मेरे बड़े भैया मुकेश, जो कि एमफिल मैथमेटिक्स हैं और मैथमेटिक्स टीच करते हैं। उन्होंने हमेशा ही एक आश्वासन दिया कि राकेश, जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो एक जो सपोर्ट, जो ताकत उनसे मिलती थी, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और तीसरे प्रेरणा के स्रोत मेरे जीवन में जो रहे वो स्वर्गीय SP गुप्ता जी थे, जो RKSD कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरी कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर से ही मेरे प्रेरणा के स्रोत बने। कुछ किस्से ऐसे हुए कि एक उनके साथ दिल का रिश्ता बन गया था। एक किस्सा मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में हम गांव से आए थे, हिंदी मीडियम में ही हम स्टडी करते थे, इंग्लिश कभी कभी पढ़ लेते थे लेकिन उतना फ्लुएंटली नहीं कर पाते थे। और स्टैटिस्टिक्स का पेपर थ्योरी में अटेम्पटेशन से मुझे 96 मार्क्स आए और SP गुप्ता जी ने मेरी जो आंसर शीट थी वो पूरी क्लास को दिखाई एंड ही वॉज सो सरप्राइज। उन्होंने मेरी बैकग्राउंड जानी
वो हैरान थे कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश लिख रहा है और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इट वॉज सरप्राइजिंग। और उस दिन से उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी, प्यार बन गया था। और उन्होंने बहुत लंबे समय तक, इवन मैं कहूँगा कि जब तक उनका जीवन था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं आज भी याद करता हूँ कि किस तरह से उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे हर स्टेज पे मुझे गाइड किया, कोऑपरेट किया और मेरी एक ताकत बने हुए। राकेश जी, जो हमारा नॉर्मल स्टडी का मेथड रहता है कि हाँ भाई पहले बीकॉम करेंगे, फिर एमकॉम करेंगे, फिर कहीं टीचिंग में निकल जाएंगे, तो आपने ये प्रोफेशनल कोर्स कंपनी सेक्रेटरी का ये करने की कैसे सोची? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सपने बड़े थे, सुविधाओं की कमी थी। और उस वक्त अगर हम जिंदगी के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए कोई टारगेट फ्यूचर के लिए हम बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास 3 ही चीज़ें थी, सीए, सीएस और एमबीए। एमबीए में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता था और उसके बाद सीए, सीएस के लिए मैंने एडमिशन लिया, बट सीए को मैं अनफॉर्चुनेटली पारिवारिक परिस्थिति की वजह से शुरू नहीं कर पाया। और सीएस में एडमिशन लिया, एसपी गुप्ता जी ने भी मुझे गाइड किया, कोऑपरेट किया। और एक किस्सा यहाँ पे जो मैं जोड़ना चाहूँगा, एसपी गुप्ता जी ने कहा कि बहुत मुश्किल है, 2% रिजल्ट आता है, पर मेरी जो कैलकुलेशन थी कि 2% रिजल्ट 1 लाख बच्चों में 2000 बच्चे हर साल पास होते हैं। 2000 बच्चों में अगर मैं अपना नंबर नहीं बना सकता तो मैं डिजर्व ही नहीं करता शिक्षा में। तो वो मेरी बात सुन के एसपी गुप्ता जी ने कहा, बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। और मैंने अपने सपने को, एसपी गुप्ता जी के और अपने परिवार के उस सपने को, ये सीएस कंप्लीट करके पूरा किया। और इस सीएस बीकॉम के बाद एक साथ में मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को भी साथ करता रहा और उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने अपनी एमकॉम भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और सीएस भी कंप्लीट की। पहले तो ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल कोर्स होता है। और उसके बाद आपने अपने आप को सक्सेसफुली इस प्रोफेशन के अंदर दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर एस्टेब्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस सफर की शुरुआत कैसी रही आपकी? सीएस का फाइनल ईयर मैंने दिल्ली में ही किया, ट्रेनिंग भी वहीं पे की। लेकिन जब मैं कैथल या कुरुक्षेत्र से दिल्ली की तरफ मूव किया, ना वहाँ मेरा कोई दोस्त था, ना ही कोई रिश्तेदार थे और ना ही कोई जान पहचान थी। बस वहाँ जाके एक रूम लिया, अपनी स्टडीज़ को करते रहे, पास हुए और क्वालिफाई करने के बाद, डिग्री मिलने के बाद एक जो विषय था कि जॉब करें या प्रैक्टिस करें, बहुत ही मुश्किल डिसीजन था। शुरू में 2 महीने के लिए मैंने जॉब के लिए ट्राई किया। जॉब का जो स्केल था वो 8,000, 10,000, 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था उस वक्त। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की। उसमें वैसे तो 10-12 हज़ार बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी कम नहीं थी। देखो, जब सपने बड़े हों, ज़रूरतें ज़्यादा हों, तो 10-12 हज़ार रुपये कम ही था। ग्रेट। और मेरा ये मानना है, सपने बड़े हों तो मुश्किलें भी बड़ी ही होंगी। तो 2 महीने कोशिश करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रैक्टिस में होऊंगा। और बात थी कि क्वालिफाई करने के बाद पेरेंट्स कभी भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे, और या नहीं देते या नहीं दे पाते। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, क्योंकि वो उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा बेटा डिग्री ले चुका है और अब परिवार को सहयोग करेगा। यहाँ मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि सीएस का प्रोफेशन हो या कोई और प्रोफेशन हो, उसमें एस्टेब्लिश होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसमें जो हमें ज़रूरतें होती हैं वो है एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, दूसरा मोबाइल की सुविधा, तीसरा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ भी मेरे पास नहीं था, लेकिन था तो क्या, एक जज्बा कि मुझे अपने प्रोफेशन में सेटल होना है। और वहाँ रहने के लिए, दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए कम से कम हमें 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये महीना चाहिए होता है। अब किसी भी प्रोफेशन में जब आप आते हो तो ये संभव नहीं है कि पहले दिन से ही आपको कमाई होनी शुरू हो जाए। तो हमने उसका एक जरिए निकाला, इवनिंग में ट्यूशन्स पढ़ाने का। 6 to 9 ट्यूशन पढ़ाते थे और उसमें हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसा कमा लेते थे। पूरा दिन हमारे पास था अपने संघर्ष के लिए, अपने ग्रेजुएशन पीरियड को पूरा करने के लिए। और जो लाइफ में जिन चीज़ों की कमी थी, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ट्रांसपोर्टेशन की, ऑफिस की, मोबाइल की और कॉन्टैक्ट्स की,
ये चारों की कमी थी जिसे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने क्या किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया। बसेस से हम लोग जाते थे, मिलते थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। किसी एक पर्सन से मिलने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें 4 लोगों के नंबर दो जिनसे जाके हम मिल सकें, उनसे काम ले सकें। काम मांगना कभी भी बुरा नहीं होता लाइफ में, क्योंकि आपने मेहनत करनी है, काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस नहीं था लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। घर पे ये ऑफिस का, घर का एक रूम का छोटा सा हिस्सा उसको हमने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया कि एक छोटा सा कंप्यूटर सेकेंड हैंड लिया, उसको रखा, काम करना शुरू कर दिया। मोबाइल नहीं था, फोन लाइन नहीं थी, तो क्या करते थे, पब्लिक बूथ को यूज़ करते थे। और कोई भी प्रोफेशनल में जो टाइम देता था हम उस वक्त फ़ोन करते थे, उनसे अपॉइंटमेंट लेते थे और मिलने के लिए उनसे चले जाते थे। जो ये सिलसिला था ये लगभग 2 साल तक हमारा चलता रहा संघर्ष का। कभी प्रोफेशन से 2,000 रुपये कमा लिए, कभी 3,000 कमा लिए, कभी 5,000 और कभी कुछ भी नहीं कमा पाते थे। लेकिन जो जज्बा था वो कभी भी कम नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता था कि हमें कामयाब होना है। और जब आपके सपने बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, तो ये जग जाहिर है कि उसके लिए संघर्ष भी बड़ा होगा। उसके लिए हमें हमेशा मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। और ज़िंदगी आपको एक मौका ऐसा देती है जिसमें आपकी गाड़ी चल निकलती है। और वैसा ही हमें मौका मिला कि 2000 से संघर्ष किया, सन 2000 से संघर्ष करना शुरू किया। और 2002 में कंपनी लॉ में कुछ चेंजेस आए, एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें सीएस प्रोफेशन को एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिली कंप्लायंस रिपोर्ट के थ्रू। उससे क्या हुआ कि हमें, और ये कंप्लायंस रिपोर्ट का काम सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है वही कर सकते थे। तो और ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद क्या हुआ कि जितने लोगों से हम पिछले 2 साल में मिले थे, अब उन्होंने हमें कॉल करना शुरू किया, हमें बुलाना शुरू किया कि आप आइए, काम है। जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया तो एक कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं होती थी। जब हम उनके रिकॉर्ड देखते थे, बुक्स देखते थे कि कितनी कमी है, हम उनको बताते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो सिलसिला वैसे ही चलता रहा। वो काम हमारा 1 टाइम नहीं, पूरा साल चलता रहता था। और उसके बाद हमारे लिए प्रोफेशन में नो लुकिंग बैक, सुविधाएं भी आनी शुरू हो गई, पैसा कमाना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट में हमने पहले बाइक ली, फिर गाड़ी ली, इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता रहा और आज आपके साथ है। अरे साहब, जब आपकी कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बढ़िया चल रही थी तो फिर ये लॉ की तरफ जाना कैसे हुआ? लॉ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लॉ करना वैसे तो मेरा शुरू से ही एक सपना था, लेकिन परिस्थितियों ने कभी उसकी आज्ञा नहीं दी। सीएस करते हुए हम इतना बिजी रहे, अपने प्रोफेशन को शौक से कैरी करते रहे। और प्रोफेशन कैरी करते करते मैं उस स्टेज पे था जहां मैं बहुत सारे काम एडवोकेट्स के साथ करता था, उनसे करवाता था, क्योंकि कोर्ट में जाने की परमिशन, अपीयरेंस की परमिशन सिर्फ एडवोकेट्स को है। और मेरे क्लाइंट्स भी हमारे हैं, एडवाइजरी पार्ट भी हमारा है, इन्वॉल्वमेंट भी हमारा है, बट एक मेजर पार्ट जो फीस का था वो हमें एडवोकेट्स के साथ शेयर करना होता था। और दूसरा, लॉ की समझ मुझे अच्छी हो गई थी जब से मैं सीएस की प्रैक्टिस कर रहा था। और मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं हनुमानगढ़, पिलानी या कहीं मेरठ यूनिवर्सिटी से कहीं से लॉ की डिग्री ले लूँ। बट डिग्री लेना और लॉ करने में फ़र्क होता है। और मेरा जो सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 2000 के बाद 2010 तक मैंने अपनी कहीं पे भी कोई स्टडी नहीं की थी। 2010 में मैंने डिसाइड किया, फिर एंट्रेंस के लिए गया। 2011 में मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन हो गया रेगुलर में, इवनिंग क्लासेस में। मैंने 2011 में लॉ ज्वाइन की। डे टाइम में अपने ऑफिस अटेंड करते थे, इवनिंग 6 to 9 लॉ की क्लासेस अटेंड करते थे। और 3 साल का कोर्स था, डिग्री कोर्स। और 3 साल में मैंने लॉ कंप्लीट की। लॉ कंप्लीट करते ही CS की डिग्री सरेंडर की, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट सरेंडर किया और बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। अब आपका क्वेश्चन है कि CS की पूरी प्रैक्टिस छोड़ के लॉ में जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो सारी इनकम थी, जो सारा प्रोफेशन था मेरा CS पे था। मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी वाइफ भी कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी है, प्रैक्टिस में है। तो हमने दोनों की प्रैक्टिस को एक जगह मर्ज कर दिया और लॉ की प्रैक्टिस हमने इंडिपेंडेंटली साथ में स्टार्ट कर दी। तो उससे हमारा प्रोफेशन एक्सपेंड हुआ है, ना कि उससे शॉर्ट हुआ है। और दूसरा जो मेरा सपना था लॉ में जाने का और अपने आप को और एक्सपेंड करने का, वो भी लॉ की डिग्री लेने के बाद और प्रोफेशन करने के बाद पूरा हो गया। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के केसेस देखता हूँ, उसमें एडवाइज़र भी हूँ,
और रिसेंटली एक लॉ नोटिफाई हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग लॉ है, और उसमें भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड हो गए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से, और जो जीवन में मेरा एक शौक है, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कुछ नया करते रहो, एडवेंचरस करते रहो। जब आपकी लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है, इट बिकम्स बोरिंग। हमेशा एक जिंदगी में किक मिलनी जरूरी है। ये तो आपने सुना ही होगा, किक का जो मजा होता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो हर स्टेज पे आके आपको जब लाइफ स्टेगनेंट होने लगे तो एक किक का अरेंज करो, आपकी लाइफ में फिर मजा आ जाएगा और आप 4 स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। तो इसी तरह से ये सिलसिला लॉ का स्टार्ट हुआ, लॉ कंप्लीट की, और इसी तरह से हम लॉ के प्रोफेशन में आ गए। लॉ में सेटल होने के बाद अब सुना आप पीएचडी भी कर रहे हैं, एजुकेशन में कुछ छोड़ेंगे? देखिए सर, अब आप खुद सोचिए, अगर आपके नाम के साथ लगा हो डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा, डॉक्टर राकेश वाधवान, एंजॉय सुनने में भी मजा आता है, और डॉक्टरेट या पीएचडी की डिग्री एक आपको अकम्पलिशमेंट देती है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। और मैं उस कंप्लीशन को अचीव करना चाहता हूँ। जो एक कमी है, जो एक गैप है एजुकेशन का, पीएचडी की डिग्री का और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो डिग्री हमें मिल नहीं जाती। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिंदगी में इतनी तरक्की, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद हर एक के दिल की ख्वाहिश होती है कि हाँ, अब मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सुना है कि इस संबंध में भी आप कुछ गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? जरूर। देखिए, आपने अभी ये बात शुरू की है, तो मैं आपको बताता हूँ, समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी हमेशा से ही रहती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम सेटल हो जाएंगे, कमा लेंगे, बुढ़ापे में जाके हम कुछ दान धर्म करेंगे, लेकिन उसके लिए वो सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में आपको जब भी मौका मिले, कुछ अच्छा करने का मौका मिले, तो आप कर लीजिए। शिक्षा हमेशा के से ही मेरे दिल के बहुत नज़दीक रही है, और मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में वो पा सकता है। किसी को भीख दे के, पैसा दे के आप उसकी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप उसको शिक्षा दे सकते हैं तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, सुधर जाती हैं और तरक्की कर जाती है। इसी क्षेत्र में हमारी एक संस्था है, शिक्षा प्रयास, नाम भी उनका शिक्षा प्रयास है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, शिक्षा-प्रयास.com, वहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएंगे। और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये एक हरियाणा बेस्ड रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसमें हम 3 सेंटर, या ये कह लीजिए कि एफटीसी के नाम से 3 स्कूल चलाते हैं, फ्री ट्यूशन सेंटर्स। इसमें वो बच्चे आते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप देखिए, इंटेलिजेंट बच्चों में और वीक बच्चों में कहाँ डिफरेंस आ जाता है। ट्यूशन का पार्ट भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है कि एक एडिशनल फैसिलिटी मिलती है। तो एडिशनल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आज हमारे 3 सेंटर हैं, एक गुड़गांव में है, एक तरावड़ी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, और एक सीवन मेरे होम टाउन में है। और टोटल 250 बच्चे अप्रोक्सीमेटली हर साल होते हैं, जिनको 5th से लेकर 10th तक इवनिंग में क्लासेस दी जाती है, और वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और उसके अलावा जो बच्चे 10वीं पास करके जाते हैं, उनको कोई स्कॉलरशिप की सुविधा चाहिए, कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई बुक्स चाहिए, कोई ट्यूशन की फैसिलिटी चाहिए, किसी तरह की कोई सुविधा उनको शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए, तो हम उसमें सहयोग करने की कोशिश करते हैं। यही एक जो शिक्षा का मेरा शौक़ है और एक जो सामाजिक जिम्मेवारी है, दोनों को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और इस पूरी संस्था का मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, जिसमें मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरे, अगर आप में से भी कोई बच्चा या कोई दर्शक शिक्षा के प्रयास में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी थोड़ी सी या छोटी सी सलाह ये है कि आप पूरे समाज को एक दिन में नहीं बदल सकते। जरूरत है किसी एक अंश को चेंज करने की। आप कोई भी 1 या 2 बच्चे चूज कीजिए, उनकी एजुकेशन को अडॉप्ट कीजिए, तो आप देखिए कि आने वाले 7-8 साल बाद, 10 साल बाद आपको कितनी संतुष्टि होगी कि वो बच्चे कहाँ पहुँच गए। और उसकी जो खुशी होती है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शिक्षा मेरे दिल के हमेशा से नज़दीक रही है, और उसी क्षेत्र को मैं हमेशा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इसी क्षेत्र में काम करते हुए अभी पिछले वर्ष ही
मैं रोटरी संस्था के साथ भी जुड़ा हूँ। उनका जो एजुकेशन का सेगमेंट है उसकी कमेटी का मेंबर भी मैं बना हूँ, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ सुविधा दी जाए जिससे हम उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। उसी में अभी हमने रिसेंटली एक छोटा सा काम किया है जिसमें दिल्ली के 3 सरकारी स्कूलों में उनके ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और हैंड वॉश स्टेशन हमने इंस्टॉल करवाए हैं। ग्रेट। वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो अगले 1 महीने में वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा देना, उनको एनकरेज करना, मॉरली सपोर्ट करना, और जब तक कि वो अपनी लाइफ में उस मंजिल को पा नहीं लेते, हमें उनका हाथ पकड़ के चलना चाहिए। तो यही एक शौक था, यही एक सपना था, और यही काम मुझे इतनी खुशी देता है, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक पार्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चैरिटी है, ये एक मेरा शौक है जिसको मैं तहे दिल से इसको पूरा कर रहा हूँ। एडवोकेट राकेश वधवा जी पिछले 17 साल से मार्केट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, व्यापार के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में इनकी अपनी एक खास राय है। हमारे कई दर्शक इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पिछले दिनों जो सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, डीमोनेटाइजेशन का था, या अब आप जीएसटी के बारे में बात करें, तो इन सब बातों को लेकर एक प्रोफेशनल की क्या राय है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हाँ 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया जाए ओवरनाइट, और उनकी जगह नए नोट आएंगे। तो ये डिसीजन इंडियन इकोनॉमी के लिए किस हद तक ठीक या गलत है? आपकी राय क्या है इस मामले में? देखिए, डीमोनेटाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सरकार का बहुत बड़ा डिसीजन है, और जब बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया, सपने बड़े होते हैं, संघर्ष भी बड़ा होता है। और कोई भी सरकार जब बड़ा डिसीजन लेती है तो उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, लेकिन हमारा समाज में जो भी पैनिक होता है वो शॉर्ट टर्म का हो जाता है। हमारी जो फोर साइटेडनेस है वो शॉर्ट टर्म की है। हम सिर्फ आज देख रहे हैं कि आज हमें 1 महीने के लिए दिक्कत हो गई, 3 महीने के लिए दिक्कत हो गई, 6 महीने के लिए, लेकिन सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है तो अकेले 1% का डिसीजन नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लोगों की टीम होती है जो ये मिलकर डिसीजन लेती है। और डीमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। और अगर आप आज से 6 महीने पहले तक का टाइम देखें तो ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हर सरकार के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर है, किडनैपिंग है, टेररिज्म है, ब्लैक मनी वाज अ बिग इशू। और अगर उसके अलावा फेक करेंसी भी है, फेक करेंसी है। तो डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जो फेक करेंसी या जो ब्लैक मनी यूज होती थी या जो लोग उसको यूज करते थे मार्केट में टेरर के लिए और एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार था। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म विजन लेके चले तो मैं इस निर्णय के पक्ष में हूँ, सरकार के साथ हूँ। थोड़े समय के लिए मुझे तकलीफ हुई, आप लोगों को हुई, पूरी अर्थव्यवस्था को हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छी व्यवस्था पाने के लिए हम सपना देखते हैं कि हमारा कंट्री डेवलप्ड हो, लेकिन हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेके चलते हैं कि नहीं मेरा ब्लैक मनी खराब हो गया। वो ब्लैक मनी आया कहाँ से, आया क्यों, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? तो एक स्टेज पे आके उसे हमें रोकना ही पड़ेगा, और सरकार ने वही कठिन निर्णय लिया, और जिस सरकार के अंदर ये हिम्मत होती है वही एक बड़े काम कर सकती है, और मैं सरकार के इस निर्णय के पक्ष में हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर, एक नया मुद्दा आजकल छाया हुआ है कि जी 1 जुलाई से जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, तो कुछ लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं जीएसटी को लेके। उन दर्शकों में कुछ दुविधा भी है मन के अंदर कि भाई पता नहीं क्या है, क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर तो बड़ी महंगाई का बोझ पड़ने वाला है। इस संबंध में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सही प्रश्न उठाया आपने। करंट का जो मुद्दा है वो जीएसटी का है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट। और जीएसटी में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चेंज आता है तो वो पैनिक क्रिएट हो जाता है बिना उसको समझे हुए। और ये जीएसटी की बात अब से नहीं चल रही, पिछले कई सालों से चल रही है, यूपीए गवर्नमेंट में भी चल रही थी, और अब एनडीए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो आप देखोगे कि अप्रत्यक्ष रूप से हमें कितने कर देने पड़ते थे। उसमें कस्टम ड्यूटी भी होता था, एक्साइज भी होता था, लोकल टैक्सेस भी होते, सर्विस टैक्स भी होता था, सेल टैक्स भी होता था, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, स्टेट सेल टैक्स हो गया, मल्टीपल टैक्सेस की वजह से
हमें निकलना पड़ता, मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी। और व्यापारी लोग जो थे वो उसमें भी परेशान थे। आज जीएसटी में उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है तो उसमें भी परेशान है। हम उसको भी क्रिटिसाइज करते थे, हम इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बदलाव होता है तो उस बदलाव को हम बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बदलाव, क्योंकि जिंदगी में बदलाव ही है जो एक कांस्टेंट चीज है जो बार बार आती रहती है। बदलाव को अगर आप जिंदगी में एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो कोई भी चीज पैनिक क्रिएट नहीं करेगी। जीएसटी को आने दीजिए, आए बिना ही हम उसको इतना पैनिक कर दें, इतना परेशान हो जाए। और जो लोग पैनिक कर रहे हैं, परेशानी रहती है ना लोगों की, वो ये रहती है कि हाँ अब जीएसटी आ रहा है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। दुकानदार के पास भी जाओ तो वो कहता है हाँ भाई जीएसटी आ रहा है, अब तो आगे रेट महंगे होने वाले हैं, अभी जो लेना आप ले लीजिए। वो क्या कहते हैं इस संबंध में? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि जीएसटी आने से महंगाई हो जाएगी, ये परेशानी हो, आप उनसे एक ही क्वेश्चन कीजिए क्यों? क्योंकि उनको जीएसटी की नॉलेज नहीं है। उस क्यों का जवाब वो आपको नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ क्रिएटेड पैनिक है और कुछ नहीं है। जो पैनिक क्रिएट करता है उसको अधूरी नॉलेज है, और जो उन चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, पैनिक नहीं कर रहा है, उसे उस चीज़ों की समझ है। मेरा ये मानना है आप जीएसटी को समझिए, कोशिश कीजिए। अगर एक चीज़ पे थोड़ा सा टैक्स बढ़ा होगा तो दो चीज़ों पे कम भी हुआ होगा। और सरकारी मशीनरी के अंदर देखिए कि जहाँ पे 7-8 डिपार्टमेंट बने हुए थे जो अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाते थे और उतनी ही रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी, उनको कंसोलिडेट करके एक टैक्स बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो ये हमेशा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ये मेरी तो सर चलते चलते हम रूबरू की इस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस पड़ाव पर आप हमारे दर्शकों को एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश, मेरा मैसेज व्यूअर्स के लिए, यंग एंड ग्रोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन ग्रैब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। No pain, no gain. It means if you want best, you have to put your best. And you see, आप कुछ करो या ना करो, time is flying, but you have to remember, you are the pilot of that time. You can use it, you can waste it. So ultimate decision is yours कि आपने उसे use करना है या waste करना है। और आपकी कामयाबी के लिए और आपके फेलियर के लिए लाइफ में आप खुद जिम्मेवार हो, कोई दूसरा इंसान नहीं है। बिकॉज यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ। स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो टेम्परेरी फेज होता है। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में परमानेंट नहीं होती, और इन केस कोई होती भी है तो उसको बाईपास करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, सो अ पर्टिकुलर सेगमेंट इज नॉट योर लाइफ। देयर आर सो मेनी सेगमेंट इन योर लाइफ, यू हैव टू चूज। अगर आप किसी सेगमेंट को अचीव नहीं कर पा रहे, लीव इट एंड गो फॉर द अदर। तो इस तरह से मेरा संदेश यही है कि बी ऑप्टिमिस्टिक, पुट योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट। राकेश वधवा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ अपनी जिंदगी की इतनी अनमोल बातें शेयर की, हमारे दर्शकों को इतना मोटिवेट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे राकेश वधवा जी, जो बड़े ही ग्रास रूट लेवल से उठे और उठकर उन्होंने आसमान की इतनी बुलंदियों को हासिल किया और बने हमारे प्रेरणा स्रोत। तो अगली बार फिर हाजिर होते हैं रूबरू के एक नए अंक में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए YouTube पर हमारा चैनल डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल। लव यू।